चलिए बच्चों, तो कल आप सब लोगों का टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले तो टेस्ट कैसा गया, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट अच्छा गया कि नहीं, है ना। सबसे पहले तो बता दो, एक क्वेश्चन का करेक्शन है जो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि क्वेश्चन इंटीजर टाइप का फोर्थ, उसमें करेक्शन है, उसका आंसर शायद 27 कुछ आएगा, 0.27 सेंटीमीटर में पूछा था, तो 27 कुछ आएगा, ठीक है। उसके अलावा पेपर में वयस निश्चित बता रहा अच्छा गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताइए कैसा गया, और कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप, बताइए। चलिए सर, एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होना चाहिए। एक्सपेक्टेड स्कोर देखो, ये तो वो सीधी सी बात है, 100% होना चाहिए। मतलब पेपर बहुत आसान था तो 100% स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है। 2-3 सिली मिस्टेक्स हो गई रीडिंग में, बाकी सब सही, ओके। देखो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जैसे दिख रहा है अपन को कि हमारी किस तरह की मिस्टेक्स होती है, तो ये मिस्टेक्स को अपन को नेक्स्ट टाइम होने से बचाना है, ठीक है। अगर हम बचा लेंगे तो अपन इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। बोलो सर जो इंटीजर था उसमें आंसर वैसे भी हमको राउंड ऑफ करके तो देना था। हाँ, तो सर उसमें मतलब करेक्शन में होके नया आंसर क्या होगा? 0.27 आएगा, 27 आएगा आंसर, 27, ओके सर, 27 आंसर होगा उसका। चलिए, और कोई ऐसा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको पूछना हो पेपर में, कुछ भी बताइए। सबसे पहले पेपर अगर कंप्लीट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पेपर में मान लूं कि सबका हो गया। सर क्वेश्चन 17 में डाउट है, क्या डाउट है, क्या डाउट है क्वेश्चन 17 में? सर उसका आंसर 27 ही दे रखा है। 27 ही दे रखा है? हाँ तो सही है। अच्छा, अभी करेक्ट कर दिया होगा उन्होंने, है ना, ठीक है। चलो, मेरे पास एक डाउट आ रहा है क्वेश्चन 17। तो क्वेश्चन 17 में डाउट क्या है, मेरे पास पेपर ओपन करता हूँ। वेरी गुड अतर। क्वेश्चन 17 तो बिगिनर बॉक्स का है यार, ये तो बिगिनर बॉक्स सर का क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर, ये बिगनर बॉक्स का तो है, बट एक इसमें मेरे को डाउट है कि जैसे अपन ने एक तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रख रखे हैं, इनको हाँ अपन ने एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हाँ, तो इन ये दोनों इक्विलिब्रियम में तो तब रहेंगे ना जब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखेंगे। वो बिल्कुल सही। पर्टिकुलर डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, क्यूई इक्वल्स इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नो, आप फोर्स बैलेंस क्यों कर रहे हो? एक्सेलरेट करके भी तो इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकती है ना। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि दोनों चार्ज शुड बी एट रेस्ट, ये बोला है कि उनके बीच की डिस्टेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। तो बीच की डिस्टेंस दोनों जब सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे तब भी तो चेंज नहीं होगी। सर लेकिन और अपन जो एट रेस्ट वाली डिस्टेंस से अगर अपन थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो एट वो रेस्ट दूर वाली दूर भाग डिस्टेंस जाएंगे। कोई पॉसिबल ही नहीं है इसमें, एट रेस्ट वाली डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस के जो फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो फोर्स लगाएगी वो बैलेंस ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों के चार्ज अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों पे अलग अलग आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इज डिफरेंट ऑन द चार्जेस एंड देयर रिपल्शन और अट्रैक्शन जो भी फोर्स है वो सेम है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों पे एक साथ फोर्स बैलेंस हो जाए, ठीक है है सर। ना। हाँ, तो फोर्स बैलेंस कंडीशन तो आ ही सर नहीं ये सकती लोकल दोनों। मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, क्या, फिर से बोलो। सर ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में बता दीजिए सर। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में क्या बता दूं, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा पता है आपको क्या होता यस सर। है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है कि उसमें कई सारे मैक्सिमा आ सकते हैं। जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है सपोज, ठीक है। तो ये भी एक मैक्सिमा है, ये भी एक मैक्सिमा है, ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन के आसपास मैक्सिमम है, तो इनको अपन बोल देते हैं लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि आसपास के कंपेयर में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, है ना, इससे भी ज्यादा वैल्यू अपन को कहीं और भी मिल सकती है, समझे। और वैसे तो यहाँ लोकल मिनिमा समझ में आ रहा है। यस सर। सर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए और बी समझा दीजिए सर उसी से। पढ़ो।
सर द फिगर, सर क्वेश्चन पढ़ूं या फिर जो भी आपका डाउट है, क्या बी ये पार्ट है, जो भी है वो बताओ। सर इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फिगर शोज 2 पॉइंट चार्जेस q1 इक्वल टू 2q इज ग्रेटर देन 0 एंड q2 इक्वल टू -q। द हाँ ठीक है। अब दिक्कत क्या है, रीजन 1 इज द लोकल मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक, लोकल मिनिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमा बनेगा क्या, कोई ऐसा पॉइंट आएगा क्या जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी? ग्राफ बना के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ और देखो वहां पे ऐसा हो रहा है क्या, लोकल मिनिमा टाइप कुछ बन रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मिनिमा मैक्सिमा क्या होता है अभी जस्ट बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ और देखो कि मिनिमा टाइप कुछ बन रहा है क्या रीजन 1 में, समझे? ओके सर। चलो, और किसी को कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? कोई भी सर ये डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 में हम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया परपेंडिकुलर से निकालते हैं ना? इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेता हूँ क्या है। सर मैंने उससे निकाला था हाँ सर। हाँ सही है बिल्कुल सही, यही करना था इस क्वेश्चन में। यस सर। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो नंबर है पर यूनिट एरिया दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। बिल्कुल सही बात है ना? यही करना था, बिल्कुल सही। चलो, तो पेपर हो गया अपना कंप्लीट, है ना? अब बिगिनर बॉक्स 5 तक आपके हो जाने चाहिए थे। बिगिनर बॉक्स 5 तक पोटेंशियल के है, तो आप लोगों ने सबने कर लिए ना कंफर्म? सभी बच्चों ने बीबी 5 तक? यस, चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यस, बहुत बढ़िया, है ना? तो बीबी 5 के अलावा आप लोगों को रेस मिली है, रेस नंबर 3 पोटेंशियल पे बेस्ड है। उसमें कुछ क्वेश्चन को क्रॉस करा हुआ है, वो छोड़ के बाकी करना थे। तो 15 क्वेश्चन उसमें करना थे। देर आफ्टर फिर आपको एक असाइनमेंट मिला था, वो असाइनमेंट का भी सॉल्यूशन शायद मैंने भेज दिया है, नहीं भेजा होगा तो भेज दूंगा आज में, ठीक है? तो वो करा आपने पूरा वीकली असाइनमेंट, पोटेंशियल से रिलेटेड जो असाइनमेंट है? बच्चे बोल रहे यस, कुछ बच्चों का रिप्लाई यस आ रहा है। अच्छा, कुछ होंगे बच्चे यार जो नहीं कर पाए होंगे या नहीं करा होगा जिन्होंने किसी भी रीजन से। तो आप लोगों को सजेशन है, देखो बच्चों, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है वो 100% सॉल्व करना है, 100% सॉल्व करना है। सारी बिगिनर बॉक्सेस, रेस, क्वेश्चन बैंक, हर चीज आपकी 100% सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? यस, हाँ, तो आज कर लो, कल कर लो, जो भी है, बट इंश्योर की दैट यू सॉल्व एवरीथिंग, है ना? और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है। आप लोगों की क्लासेस 3 लेक्चर करीब चलते हैं, 3 या 4 लेक्चर जो भी है, और उसके बाद पूरा दिन खाली है आपके पास, है ना? हम तो ये मानेंगे कि खाली है, ठीक है, क्योंकि अभी स्कूल का कोई लोड वोड होगा भी नहीं यहाँ पे। तो आप लोगों को पूरा पढ़ाई में टाइम डिवोट करना चाहिए। दिन के कम से कम आपको 24 घंटे में से 12 घंटे हटा दो कि अपन भाई सोना खाना पीना हर चीज का 12 घंटे निकाल दो, तो बचे हुए 12 घंटे प्योरली स्टडीज में जाना चाहिए। प्योर स्टडीज 12 घंटे की होनी चाहिए इंक्लूडिंग क्लासेस। तो क्लास का जो भी 4-4.5 घंटे लगते हैं, उसके अलावा बचा हुआ पूरा टाइम 8 घंटे, कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ने को मिलते हैं डेली। और संडे को टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन टाइम मिल जाता है। तो खूब टाइम है आपके पास, है ना? तो कोई भी बच्चा ये एक्सक्यूज दे नहीं सकता कि टाइम नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो जाग जाओ, करो क्वेश्चन, ठीक है? चलो, तो अपन अब अपने आगे जो पढ़ रहे थे उस पर आ जाते। असाइनमेंट वगैरह कर लेना, डीसीएस में अपन डिस्कस करेंगे। एंड एससीबी भी पूरी हो जाएगी आपकी। आज अपन जो पढ़ेंगे डायपोल के बारे में सारी चीजें, उस पर एससीबी भी पूरी हो जाएगी। तो एससीबी भी पूरा होमवर्क है आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की एससीबी की एक्सरसाइज पूरी होमवर्क है, वो अपन डिस्कस करेंगे डाउट टाइम में, ठीक है, डीसीएस क्लास में। चलो, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डायपोल। डायपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के चार्जेस छोटी सी डिस्टेंस पर रख दिए, तो जो सिस्टम बनता है उसे अपन बोलते हैं डायपोल। हर डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट अपन डिफाइन करते हैं, वो होता है चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस तरह से अपन ने डायपोल मोमेंट डिफाइन करा। ये पॉइंट चार्जेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी चार्ज का डायपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इनटू उसका पोजीशन वेक्टर। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए यह आ जाता है Q into L वेक्टर।
फिर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या क्रिएट होता है ये भी अपन ने पढ़ा था। इफ आई हैव अ शॉर्ट डायपोल, मेरे पास एक छोटा डायपोल है जिसकी लेंथ कम है और उससे मैं काफी बड़ी डिस्टेंस पे गया हूँ, तो जनरल डिस्टेंस पे जाकर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा यहाँ नीचे दिखा देता हूँ, आर डिस्टेंस पे जाके वो एक एंगल पे दिखती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था आपके पास के पी बाय आर क्यूब टाइम्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मैग्नीट्यूड था। ये कैसे आया था ये सब पढ़ा है अपन ने, है ना। और यहाँ का पोटेंशियल भी लिखा हुआ था आपके पास के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो एक एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा 0 डाल देना, इक्वेटोरियल के लिए थीटा को 90 डाल देना, है ना। अगर डायपोल के अलोंग बात कर रहे हैं तो एक्सियल पोजीशन होती है, 90 डिग्री पर जाएंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ये सब पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट कर रहे थे कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात चल रही थी अपनी, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास एक स्पेस है जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह बिल्कुल एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म। एवरीवेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। इन दैट स्पेस सपोज मैंने एक डायपोल रखा हुआ है लाइक दिस, और वो डायपोल किसी एंगल थीटा पे रखा है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, तो हमने देखा था इस पे ना फोर्स और टॉर्क आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा QE, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा QE बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो 0 हो रहा था यहाँ पे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो पहली चीज अपन ने पढ़ी थी F नेट ऑन डायपोल इज 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होगा कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 होता है इट मींस कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी एट रेस्ट। इट डजंट मीन कि सिस्टम में मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। आप अगर ध्यान से देखें अभी ये दोनों फोर्स मिलके कपल बना रहे हैं, है ना। तो कपल का टॉर्क वो भी हमने निकाल लिया था, टॉर्क आ रहा था यहाँ पे P क्रॉस C, टॉर्क निकाला था P क्रॉस C। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टरली ही याद रखना चाहिए। कभी भी टॉर्क को पूछा आपसे तो यू शुड ऑलवेज रिप्लाई P क्रॉस C। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है P sin थीटा मैग्नीट्यूड, बट ये याद होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। बट आपको तो पूछा व्हाट इज टॉर्क तो यू शुड रिप्लाई P क्रॉस C। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड बोलोगे तो बोल सकते हो ऐसा कि मैग्नीट्यूड ये होता है, पर आपसे पूछे टॉर्क क्या होता है तो यू शुड रिप्लाई P क्रॉस। तो ये P क्रॉस C टॉर्क पढ़ा था अपन ने। अच्छा ये टॉर्क थीटा पे डिपेंडेंट है। थीटा क्या था यहाँ पे, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल, और एंगल दो वेक्टर के बीच का किस रेंज में डिफाइन होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल किस रेंज में डिफाइन होता है बताइए। दो वेक्टर के बीच के एंगल की रेंज क्या हो सकती है, बताइए जल्दी से। 0 to 180, वेरी गुड, है ना, 0 to पाई। तो अगर मैं टॉर्क का ग्राफ बनाऊं विथ थीटा तो 0 से पाई की रेंज में बनाऊंगा मैं। 0 से पाई इसका डोमेन हो जाएगा। डोमेन पढ़ा है क्या आपने, एफनेट फंक्शंस अगर पढ़े हो तो Yes, sir. वेरी गुड। तो इसके लिए थीटा का डोमेन हो जाएगा 0 से पाई, और साइन थीटा का जो ग्राफ होगा करस्पॉन्डिंगली वो ये हो जाएगा। तो ग्राफ हमको समझ में आ रहा है कि जब 90 डिग्री होगा एंगल तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू PE, ठीक है ना। 90 डिग्री पे PE आ जाएगा मैग्नीट्यूड बस। और 0 और पाई पे टॉर्क 0 है। जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रखा है या एंटी पैरेलल रखा है तो टॉर्क 0 आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल डायरेक्शन में डायपोल है तो कोई टॉर्क नहीं, वो डायपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल उल्टा रखा तब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। दो सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कब, जब डायपोल को एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल रखो। चलो तो ये अपन ने समझा कि टॉर्क ऑफ क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डायपोल को यहाँ लाने में अपन ने कोई वर्क करा क्या इस सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, क्या हमने डायपोल को यहाँ रखने में कोई वर्क करा था क्या, बताओ। क्या डायपोल को इस रीजन में लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, सोचो, बताइए जवाब। डायपोल कंसिस्ट ऑफ two unlike प्लस एंड माइनस चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो क्या इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए हमें कुछ काम करने की जरूरत पड़ी होगी, बताओ।
आप ऐसे सोच सकते हो कि डायपोल में दो चार्जेस है प्लस और माइनस, उन दोनों को साथ में चिपका दिया, उनको लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। चलो क्वेश्चन को मैं दूसरे तरह से पूछता हूँ, है ना, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया मैंने। चलो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मेरे पास दो चार्जेस थे जो प्लस और माइनस थे और मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम थे। तो प्लस की और माइनस की दो चार्ज थे, इनको मैंने चिपका दिया और उस कंबाइंड चार्ज को उठा के यहाँ रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बताओ मुझे कोई काम करना पड़ेगा क्या ऐसा करने में? नो। निमित का जवाब नो, अमित का जवाब नो, सौरभ का नो, वेरी गुड, है ना, यस। इस प्रोसेस में तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर लाइक चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट ऐसे दोनों को मिला दूंगा तो जीरो चार्ज बनेगा। तो जीरो चार्ज को उठा के रखने में तो कोई काम करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही, है ना। पर वो जीरो चार्ज जो बना जिसमें प्लस और माइनस बिल्कुल एक ही लोकेशन पे, जिसमें प्लस और माइनस एग्जैक्टली एक ही लोकेशन पे, वो डायपोल तो है नहीं। अब इसको डायपोल बनाने के लिए तुम्हें प्लस चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो माइनस से, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। प्लस चार्ज को ऐसा शिफ्ट करा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट इसमें स्पेस में, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा? या मैं दूसरे वर्ड में बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्क होगा क्या इस पे? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वर्क होगा क्या? यस बोल रहे हैं मुझे बच्चे, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वर्क होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा? तो बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होगा? किसी भी फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं बताओ? सभी बच्चे सोचो, किसी भी फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। F डॉट एस, बिल्कुल सही, F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। योर आंसर शुड बी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगी? हाँ, कितना लगाएगी? QE वेक्टर, QE वेक्टर फोर्स लगाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना करा आपने? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने L वेक्टर बोला था ना, डायपोल मोमेंट के लिए इसको हम L वेक्टर बोलते हैं, तो इसको चलो L वेक्टर बोल देते। तो ये हो जाएगा मेरे पास डॉट L वेक्टर, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हुआ है, उसका ठीक नेगेटिव should be work done by me if I want that its potential energy, sorry, its kinetic energy is not increasing। अगर मैं चाह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी मैं उतना ही नेगेटिव वर्क करूंगा। तो मेरा वर्क डन जो हो जाएगा इस डायपोल को बनाने में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट शुड बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। या दूसरे वर्ड में बोलूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, इसी को तो अपन ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे तो डिफाइन करते हैं हम, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, उस माइनस ऑफ दैट इज माइनस ऑफ QE वेक्टर डॉट L वेक्टर। बोलो सही लिखा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यही होना चाहिए ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। निमित पूछ रहा है प्लस आएगा, नो बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड should be change in potential energy. Negative of work done by electric field, negative of work done by electric field is change in potential energy. Clear? Okay, very good. ठीक है, so negative of ये था work done by electric field और उसमें नेगेटिव लगाया अपन ने, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन ने कहां से कहां तक की निकाली? हम चार्ज को बहुत दूर से चिपका के लाए थे, फिर उसको यहाँ रखा था, तब जीरो काम हुआ था, उसके बाद फिर डिस्प्लेस करा। तो एक तरह से इंफिनिटी से लाके ये सिस्टम बनाने में वर्क डन है ना, ये इंफिनिटी से लाके जो सिस्टम बनाने में वर्क डन या पोटेंशियल का चेंज होता है, इसी को तो अपन सिस्टम की एनर्जी स्टोर्ड बोलते हैं। तो ये एक्चुअली चेंज नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि हम तो इंफिनिटी से चार्जेस को चिपका के लाए थे तो जीरो काम करना पड़ा, एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे एल डिस्प्लेसमेंट करने में इतना काम करना पड़ा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क का नेगेटिव हुआ, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इनफाइनाइट स्टेट। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है, ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। दिस शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। सही बात है क्या? समझो अच्छे से।
दो स्टेप हुई है, इन्फिनिटी से दोनों चार्ज को इकट्ठा करके यहाँ लेके लाके रखा, कोई काम नहीं करा इलेक्ट्रिक फील्ड ने। उसके बाद फिर मैंने प्लस चार्ज को डिस्प्लेस करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना काम करा, उसका नेगेटिव, दिस शुड बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। अब जरा जो एक्सप्रेशन आया है उसे ध्यान से देखते हैं अपन। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में मैं दो वेक्टर्स को आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस क्यू एल वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ऐसा करने से q इंटू एल को p लिख सकता हूं मैं, तो दिस इज बिकमिंग माइनस p डॉट ई, दिस इज बिकमिंग माइनस p डॉट ई। So when a dipole is placed in uniform electric field, it has some potential energy. The system has some potential energy. The system of uniform electric field and dipole has some potential energy, and that potential energy is minus p dot a. And dot product कैसे लिखते हैं अपन? दोनों का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में एंगल का कॉस, दोनों का मैग्नीट्यूड, उनके बीच में एंगल का कॉस, तो इट शुड बी माइनस पी कॉस थीटा। डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा, तो सिस्टम नाउ हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस पी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये? बताइए सब बच्चे अच्छे से। हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो देखा उस पर कोई नेट फोर्स होता नहीं है, दूसरी चीज उस पर टॉर्क लगता है वो निकाला, और तीसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो थर्ड पॉइंट अपन ने पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो डिराइव करी। ठीक है, ये डेरिवेशन स्कूल में आते हैं, ये तीनों चीज स्कूल में पूछी जा सकती है, तो तीनों के डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। चलो ये डेरिवेशन क्लियर है अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं, तो फिर आगे बढ़ूं मैं। चलो मेरे पास अभी किसी का कोई डाउट नहीं आया है, बच्चे यस बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते फिर अपन। ओके वेरी गुड, अच्छा लिख रहे हो। चलो आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी लिखिए आप क्या होती है। हो गया क्या कंप्लीट? यस ओके वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? माइनस पी कॉस थीटा। इसका भी ग्राफ बना लेते। थीटा कोई 0 से 90, 0 से 180 वेरी करेगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए? सर नीचे से cos थीटा का स्टार्ट होगा। वेरी गुड, cos थीटा विद नेगेटिव साइन है, तो माइनस cos थीटा का ग्राफ बना देना, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। वेरी गुड, है ना? यस सर। थीटा पाई पे हमें प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और थीटा 0 पे माइनस पी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और यहाँ पर हमको 90 डिग्री के एंगल पे 0 पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो 0 एंगल जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी देखो मिनिमम है ना? तो हमको क्या क्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा वो समझते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल को मैंने एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस करा, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस करा, तो इस पे टॉर्क 0 आ रहा था, देखो 0 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है, तो इस पे टॉर्क 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होती है। कितनी होती है? माइनस पी होती है। ठीक है, अब डायपोल को एकदम उल्टा प्लेस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट प्लेस करा, तो इस पे टॉर्क अगेन 0 आता है। ये भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, टॉर्क नहीं लग रहा है इससे कुछ, और पोटेंशियल की इस केस में लेकिन मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? प्लस पी। 90 डिग्री पे रखो अगर डायपोल को, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम लगता है, कितना लगता है? मैग्नीट्यूड में पी, पर अब की बार पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड थे उतना ही यहाँ टॉर्क लग जाता है। ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो समझो ये क्या क्या सिचुएशन हुई है।
अच्छा, इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो कई बार इसे रेफरेंस पोजीशन भी बोलते हैं। इन्फिनिटी से डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो और इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे रखो, उस केस में पोटेंशियल जीरो है, तो कई बार इस सिचुएशन को ही रेफरेंस पोजीशन पे बोलते हैं, है ना, इस सिचुएशन को रेफरेंस पोजीशन में बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और पोटेंशियल जी मिनिमम है, ये दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, लेकिन पोटेंशियल जी एक में मिनिमम एक में मैक्सिमम है, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम है, पर इनमें कोई फर्क दिख रहा है आपको? ये दोनों ही इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, पर दोनों में कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, तो बता सकता है क्या फर्क है? कैसे? यस ऋत्विक, वेरी गुड, है ना, एक मेरे पास जवाब आ गया ऋत्विक का। और कोई बच्चा? इन दोनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होगा? वेरी गुड, एक स्टेबल है, अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली सिचुएशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, तो ये स्टेबल होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वाली चीज अनस्टेबल में होती है, तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। तो ऊपर वाली सिचुएशन हो रही होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, नीचे वाली हो रही होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। चलो, तो ये अपन ने समझा कि डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, अनस्टेबल कब आता है, किस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, किस समय मिनिमम, किस एंगल पे क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? हाँ सर मैं टाउ और पोटेंशियल एनर्जी को सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सर। रिलेट नहीं कर पा रहे मतलब? सर टाउ 0 है, यू मिनिमम इक्वल टू माइनस पी सर, कैसे सर? थीटा देखो ना क्या है, साइन यहाँ पे थीटा एंगल क्या हो जाएगा? पाई। यहाँ थीटा एंगल क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ थीटा एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू बस रख दो, थीटा 0 रखोगे तो बताओ टॉर्क कितना आएगा? साइन थीटा 0 सर, तो यहाँ पे 0 टॉर्क सर। 0 है, और यहाँ थीटा को 0 रखो तो पोटेंशियल कितनी आएगी? सर माइनस -p, पी सर। तो -p लिख दी बस, है ना। यस यहाँ पे सर। जो थीटा की वैल्यू है जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, तो हमको दिख यस जाएगा। सर। यहाँ पे डायपोल एंटी पैरेलल है, तो थीटा इज 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टा है। ठीक है, चलो, तो ये अपन ने अलग अलग सिचुएशन में डायपोल की एनर्जी और टॉर्क वॉक क्या होता है वो सब समझा, और हमको समझ में आया दो सिचुएशन स्टेबल, दो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी हमसे पूछते हैं कि डायपोल को पहले किसी एक एंगल पे रखा था, फिर वहां से घुमा के किसी और एंगल पे ले गए, तो कितना काम करना पड़ेगा? आपसे कभी कभी पूछते हैं कि डायपोल को रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल, तो डायपोल को मान लो पहले थीटा से रखा है, बाद में पहले थीटा 1 एंगल पे था, बाद में 2 थीटा, बाद में थीटा 2 एंगल पर है, वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, इसको लिख देंगे -pe cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। अगर डायपोल को किसी इनिशियल एंगल से किसी फाइनल एंगल ले जा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल जी आपको चेंज होगी, पोटेंशियल जी थीटा पे डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल जी चेंज हो रही तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका वर्क डन होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि बताओ 30 डिग्री से 60 डिग्री डायपोल घुमा दिया तो कितना काम करना पड़ेगा, तो 30 60 ये इनिशियल और फाइनल एंगल हो जाएंगे, वो रखो तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये भी याद रखना, वर्क डन कभी कभी पूछते हैं, है ना, वर्क डन कभी कभी पूछते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन थी उसको जरा गौर से समझते हैं अपन। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? वहां से थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करो तो सिस्टम वापस अपनी सिचुएशन इनिशियल वाली गेन करने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ क्या होगा, इनिशियल सिचुएशन गेन करने की कोशिश करता है तो ऑसिलेशन हो सकते हैं, वो ऑसिलेशन हो सकता है कि एसएचएम हो, तो वो चेक करते हैं, क्या एसएचएम हो सकता है, यहाँ पर चेक करते हैं। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें डायपोल रखा हुआ था किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे रखा हुआ था डायपोल, ये रहा, और थीटा एंगल छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो लिखते हैं अपन p sin थीटा, इट विल बी नियरली इक्वल टू p थीटा, बिकॉज़ sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, बट टॉर्क इज I अल्फा, where I is moment of inertia and alpha is angular acceleration। तो हमें देखो क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि अल्फा वो हो रहा है p अपॉन I
इंटू थीटा। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, थीटा की डायरेक्शन क्या है, ये समझो। डायपोल को हमने इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा, वहां से उसे थीटा एंगल घुमाया तो उसका एंगल घूमने की जो डायरेक्शन है वो ये है, द एंगल इज आउट ऑफ द बोर्ड, द एंगल रोटेशन इज आउट ऑफ द बोर्ड। ये जो एंगल का रोटेशन है, राइट हैंड की फिंगर को इसी के डायरेक्शन में घुमाओ तो इस थीटा की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है। तो आपसे पूछे किस डायरेक्शन में थीटा है, तो यू शुड से इट इज आउट ऑफ द बोर्ड। नाउ टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क होता था P क्रॉस E, P की डायरेक्शन ये, E की डायरेक्शन ये, P क्रॉस E इज इक्वल टू द बोर्ड। तो आप देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन अलग है, द एंगल थीटा एंड द टॉर्क आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमने रोटेशन कराया था डायपोल का और जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है दोनों अलग है, तो अल्फा की डायरेक्शन थीटा की डायरेक्शन अलग अलग है। मैं वेक्टर नहीं देख रहा हूं तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अल्फा वेक्टर इज माइनस ऑफ P by I into थीटा वेक्टर। क्या होगा इसका मतलब यहाँ पे, ये किसी की कंडीशन आ गई, बताओ। ऋत्विक ने जवाब दिया, रिटार्डेशन। हाँ किसी कंडीशन है। Angular acceleration is proportional to angular displacement with negative sign. This is condition for angular SHM. तो ये डायपोल ऐसे से angular SHM करेगा, it will perform SHM करेगा, ठीक है। और SHM की जो angular frequency होती है उसका स्क्वायर होता है ये। सो हमें मिल गया ओमेगा स्क्वायर इज P अपॉन I, या ओमेगा इक्वल टू P अपॉन I। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, तो यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ SHM सॉरी, सो इट शुड बी 2 पाई रूट ओवर I अपॉन PE। When dipole is kept in uniform electric field and it is rotated slightly from the direction of electric field and released, it will perform SHM like this. Suppose ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डायपोल को ऐसा हल्का सा एंगल पर रख के छोड़ दिया तो वो ऐसे करते रहेगा, SHM करेगा। और SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट ओवर I अपॉन P। देखो समझ में आ रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायपोल। यस, अदिति पूछ रही डाउट डायरेक्शन बता दूं तो डायरेक्शन क्या थी, देखो जो थीटा की डायरेक्शन थी, थीटा वाज इन दिस डायरेक्शन, डायपोल को मैंने पहले ऐसा रखा और उससे घुमा दिया, ऐसे ऐसे एंगल पे घुमा दिया, तो थीटा की राइट हैंड से डायरेक्शन देखो इट इज आउट ऑफ द बोर्ड एंड दिस टॉर्क इज P क्रॉस E। P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है, राइट हैंड थंब रूल से पहले P की डायरेक्शन फिंगर रखो, E की डायरेक्शन रोल करो तो टॉर्क आ रहा है इनटू द बोर्ड। टॉर्क एंड थीटा अपोजिट है, ये कंडीशन होती है SHM होने के लिए। भाई मैं जिधर डिस्प्लेस करूं उससे उल्टा एक्सेलरेशन होना चाहिए, SHM के लिए रिक्वायर्ड होता है ये। तो माइनस साइन आने से SHM की कंडीशन फुलफिल हो गई तो SHM होगा और SHM के टाइम पीरियड आ गया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। So dipole performs SHM, dipole perform SHM in uniform electric field if it is released from a small angle with the direction of electric field. एंगल छोटा हो तो करेगा, एंगल बड़े पे मत बोल देना SHM करेगा, है ना। एंगल छोटे पे कंडीशन आई है। चलो सब अच्छे से समझ में आ गया ये, कोई भी यहाँ कोई समस्या। ये अभी पूरे बोर्ड पे लिखा है कि डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो फील करता है, टॉर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्राफ व्राफ बना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का क्या क्या होता है। ऑल क्लियर? सर एक बार SHM वाला पॉइंट बोल दीजिए सर। SHM वाला पॉइंट क्या बोल दूं, मतलब सर नोट्स में पॉइंट लिखना था सर इसके बारे में। फिर से बोलो। सर डायपोल परफॉर्म SHM इन शॉर्ट एंगल, सर पॉइंट लिखना था सर इसलिए सर SHM का पॉइंट। Dipole perform SHM in uniform electric field if it is released from a small angle with the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से छोटे से एंगल पर रख के छोड़ो तो वो SHM करेगा, ठीक है। वेरी चलो, तो अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, और अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलो तो मेरे पास है एक लार्ज प्लेट, लार्ज
क्ले या शीट जिसमें चार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इसके सामने मैंने रखा हुआ है डायपोल को पैरेलल टू द प्लेट. दिस इज अ स्मॉल डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेट. डायपोल प्लेस्ड पैरेलल टू प्लेट. बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, दोनों चीजें बताओ. डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और उस पर टॉर्क कितना लग रहा है. मेरे पास एक लार्ज सरफेस है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, लार्ज सरफेस है, शीट है जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली चार्ज. उसके सामने डायपोल रख दिया मैंने और डायपोल बिल्कुल प्लेट के पैरेलल रखा है. तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पर टॉर्क कितना लग रहा है. ठीक है. ऋत्विक का जवाब आ गया. ठीक है ऋत्विक. बाकी बच्चे भी दीजिए जवाब. Yes, Sora, very good. And Himit, very good. अथर्व, very good. चलो सभी बच्चे मुझे सही जवाब दे रहे. Due to a large plate, you must remember that electric field by a large plate is uniform. और कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. लार्ज सरफेस की वजह से उसके सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है. और ये डायपोल अगर तुमने प्लेट के पैरेलल रखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो गया. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल 90 डिग्री हो गया. इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको, जीरो आती है. अभी ये रहा ग्राफ तुम्हारे सामने है ना. और टॉर्क कितना होता है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता था पी होता था, पीई है ना. ये यहाँ पे लिखा था, ये रहा पीई. तो डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सरफेस ऑफ सिग्मा चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बहुत ही आसान. क्लियर, सबको क्लियर. चलो बहुत बढ़िया. अब मुझे बताओ दूसरा पार्ट क्वेश्चन का. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम दिस टू इक्विलिब्रियम सिचुएशन. बताओ अगर इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो टॉर्क लग रहा है ना, तुमने जवाब दिया टॉर्क लग रहा है. टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी वो भी निकाल सकते हो. वो होगी P क्रॉस E की डायरेक्शन में. P ऊपर E इधर, तो P क्रॉस E आएगा इनटू द बोर्ड, मतलब ऐसा. P क्रॉस E इनटू द बोर्ड मतलब ऐसा. इसमें टॉर्क लग रहा है. तो जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन ये है. इस टॉर्क की डायरेक्शन देखो ऐसे आ रही है. तो ये टॉर्क को घुमाएगा, तो घुमाएगा तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ सकता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर देगी इसको इक्विलिब्रियम सिचुएशन तक लाने में. बताओ. Work done by electric field in rotating the dipole from this situation to the situation when it is in equilibrium. करो. चलो जवाब आ गया मेरे पास. अथर्व का
निमित समझ नहीं आया मुझे, क्या लिख रहे हो आप, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो उसे। ऋत्विक का जवाब आ गया। निमित थोड़ा सा और अच्छे से जवाब दो। पार्थ का भी आया है, चलो काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। मैंने पूछा आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर मैंने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड should be minus of change in potential energy. So it should be negative of the final potential energy minus initial potential energy. चेंज ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल की फाइनल क्या होगी, इक्विलिब्रियम में थीटा 0 हो जाएगा, ये टॉर्क ये डायपोल घूम के ऐसा हो जाएगा सीधा, तो थीटा 0, तो थीटा 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, -p आती है, याद करो वो लिखा है देखो ग्राफ में, है ना। और जब थीटा इनिशियली 90 का था, पोटेंशियल 0 थी, तो दिस आंसर शुड बी प्लस p, प्लस ऑफ p, और p कितना था लिख दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस शुड बी द आंसर, प्लस p। समझ आ रहा है। कई बच्चों के मेरे पास जवाब -p आया। बच्चों मैंने पूछा क्या था, ध्यान से देखना चाहिए था आपको। मैंने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, है ना, मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा, मैंने माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया। इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड सर। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन तब भी तो आएगी ना जब थीटा पाई होगा। वेरी गुड, लेकिन पहले कब आएगी इक्विलिब्रियम? आप देखो थीटा टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे इस पे टॉर्क लगा रही है, ये टॉर्क की डायरेक्शन ये है, तो डायपोल घूम के ऐसे ही होगा ना। यस सर। है ना, पीछे तो जा नहीं रहा, तो थीटा 0 वाला इक्विलिब्रियम लेना चाहिए था मुझको। ओके सर। वेरी गुड, चलो ओके। अब आपने वैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, क्या ऐसा हो सकता है कि डायपोल घूम के पीछे की तरफ हो जाए, मतलब ये डायपोल पूरा 180 डिग्री पे आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से, इज इट पॉसिबल? इसे इस सिचुएशन से छोड़ दिया मैंने और घूम के 180 पे आ जाए, क्या ये संभव है? सर अगर आप फील्ड की पोलैरिटी बदल दो, जैसे ही वो उधर पे आए तो संभव है। नहीं, वो फील्ड ऐसी है, प्लेट ऐसी है, प्लेट को चेंज नहीं कर रहे अपन। ऋतिक बोल रहा है नो, पार्थ बोल रहा है यस, दोनों के जवाब अलग है। निमित का भी जवाब आया है, ठीक है। जवाब होना चाहिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन भी, सिस्टम को मैंने रिलीज करा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंजर्वेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व। इनिशियली द एनर्जी ऑफ सिस्टम वाज 0, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो 0 थी, और डायपोल अगर ऐसे चले गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही -pe हो जाएगी, सॉरी इस सिचुएशन में +pe हो जाती है, इस सिचुएशन की पोटेंशियल +pe हो जाएगी। इसमें काइनेटिक भी जुड़ के पोटेंशियल एनर्जी टोटल बढ़ ही सकती है, तो इस सिचुएशन की एनर्जी इनिशियल से भी ज्यादा हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। द एनर्जी ऑफ सिस्टम, द पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ इज बिकमिंग +pe, इस सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी ही +pe हुई है, उसमें काइनेटिक अगर जोड़ते तो और बढ़ जाती, तो सिस्टम की शुरू की टोटल एनर्जी थी +0 और बाद में pe हो जाएगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है कि डायपोल घूम के 180 पे आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। अब डायपोल जब यहाँ आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क कर दिया था, है ना, आपको पता है वर्क कर गया, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, डायपोल को बनाया था मैंने 2 बॉल से जिनका मास m था और जिन पे -q और +q चार्ज था। ये मैंने बता दिया आपको कि डायपोल को मैंने 2 बॉल से बनाया है, उन बॉल का मास m है और लेंथ बीच में l है। This is a massless rod. 2 balls connected by massless rod. ऐसी सिचुएशन है ना, डायपोल बनाने के लिए मैंने 2 बॉल लिए जिनके बीच में एक रॉड लगा दी जो मासलेस है, और अपन ने सिस्टम डायपोल का बनाया, ठीक है। चलो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओ। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ काम करा है, तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायपोल इन इक्विलिब्रियम?
इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डायपोल कुछ एंगुलर वेलोसिटी गेन कर रहा होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी आएगी बताओ? व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी सर ऑफ आप डायपोल को 90 से, बोलो। सर आप डायपोल को 90 से छोड़ रहे हो ना एंगल से? हाँ, ये वाली सिचुएशन छोड़ा है जो दिखाई थी ना मैंने, वही क्वेश्चन चल रहा है अपना। हाँ, यस सर। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डायपोल क्या एंगुलर वेलोसिटी गेन कर रहा है? तो अथर्व का जवाब आ गया है, ठीक है, चेक करेंगे अपन। चलो आप भी चेक कर लो, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। निमित, दिस इज इनअप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज मैंने आपको मासेस दिए हैं, क्या है, लेंथ दी है ना, तो आपको यूज करना चाहिए उन चीजों का। ऋत्विक देखते, अब सारा खेल है सही सही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, सारा खेल सही से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। मैं देख रहा हूँ बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब मैं पूछता हूँ इस डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पहले तो ये अपन निकाल लेते, ये इसके सेंटर मास के ओर घूमेगा, सेंटर मास एकदम बीच में होगा, सेंटर मास से दोनों L/2 डिस्टेंस तो होंगे मासेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और दो मासेस से इसलिए 2 लगा दो बाहर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए mL²/2। दिस शुड बी द करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज द रॉड वाज मासलेस ओनली। मैंने बताया था कि केवल दो बॉल में मास है, m और m, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, जिसके अबाउट डायपोल घूम रहा है उस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। बस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही से निकाल लिया तो तुम्हारा काम हो गया। सिस्टम को तुमने छोड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ काम करा, यही सारा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए ½ I ω²। इट शुड बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होना चाहिए, ये हाफ से हाफ गया तो ω² होना चाहिए P सिग्मा/I एप्सिलॉन नॉट, और I की वैल्यू mL²/12 थी, वो डाल दो, mL²/2 थी तो वो डाल दो, तो यह आ जाएगा, और यू कैन टेक रूट, तो ये होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू। दिस शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकाला मैंने? एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आई को सही से वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर दिया। देखो समझ में आया? यस, तो आंसर है ना, अपन को आई की वैल्यू डाल के देना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर ये आ गया। चलो मेरे पास एक बच्चे का दिख तो रहा है मैच करते हुए, और उनको नाम पता नहीं कुछ नहीं रहा। यस, ऋत्विक का सही था, वेरी गुड ऋत्विक, बहुत बढ़िया। बाकी सब बच्चों को भी आया, समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना था, और फिर ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने? चलो बच्चों का जवाब आ रहा है, यस, वेरी गुड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का क्या होता है सब देखा अपन ने, ठीक है। आगे बढ़ते फिर, अब कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके बिगिनर बॉक्स में, फिर आपको असाइनमेंट देंगे हम, एक आपको रेज भी प्रोवाइड करेंगे डायपोल की, है ना, करना वो सब। चलो अभी हटा रहा हूं सब में। अब अपने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रख लिया, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है ये भी तो देखिए जरा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रख दो,
तो क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। चलो तो लेट अस प्लेस डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को उठा के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में डायपोल को छोटा मानूंगा, मैं डायपोल मानूंगा वो शॉर्ट है ना। हम शॉर्ट डायपोल ही क्वेश्चन पूछे जाएगा हमसे, तो डायपोल को यही मान के चलेंगे कि छोटा सा छुटकू सा कोई डायपोल है अपने पास जिसकी लेंथ बहुत कम है। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी दिखाई मैंने, ऐसे रैंडमली कुछ बना दिया दिखाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम मैंने जो बनाई है नॉन यूनिफॉर्म में दिख रहा है आपको, डायरेक्शन बदल दिए। और लेट्स से कि कोई डायपोल रखा था, ये नेगेटिव चार्ज था डायपोल का और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था और ये ऐसा रखा हुआ है। जिस लोकेशन पे डायपोल है वहां पर एग्जैक्टली नेगेटिव को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, चलो मैं, ऐसा डायपोल रखा है। तो एकदम डायपोल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखो इधर की है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। डायपोल शॉर्ट होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो हुई नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक, बट फिर भी थोड़ा चेंज हो सकती है ना। ज्यादा तो चेंज नहीं हुई होगी बट स्टिल देयर माइट बी सम चेंज। ठीक है, तो हमसे कोई पूछा जाएगा डायपोल किस लोकेशन पर रखा है, वो लोकेशन क्या है, तो हम डायपोल के सेंटर पॉइंट को बताएंगे उसकी लोकेशन। डायपोल का पूछा जाए लोकेशन क्या है तो उसका सेंटर पॉइंट। डायपोल की लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो बताएंगे। ठीक है, स्टिल डायपोल की थोड़ी सी लेंथ होती है तो थोड़ा दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो दोनों एंड पे फोर्स अलग हो सकता है। यहाँ फोर्स हो जाएगा क्यू ई, और यहाँ की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस बोल दो, और यहाँ फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा क्यू ई माइनस। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यू कैन आल्सो राइट दिस एज E1 इन E2, E1 E2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करा है मैंने, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है। डायपोल किस लोकेशन पे रखा है कोई आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे डायपोल का सेंटर जो है ना वो डायपोल की लोकेशन है। आपसे पूछे डायपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जवाब दे देना। पर डायपोल की कुछ लेंथ होती है, छोटी है पर होती है। डायपोल के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग लोकेशन पर है तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतनी चीजें क्लियर हुई? बताइए सब। चलो मेरे पास जवाब आ रहा है, यस, वेरी गुड। अब बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, कोई आपसे टोटल फोर्स पूछे, इस फोर्स को टोटल फोर्स पूछे डायपोल पे जो लग रहा है नेट, ठीक है, तो आप बोलोगे प्लस चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है वो है क्यू E1 वेक्टर, दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो है माइनस क्यू इंटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स होता है, तो प्लस चार्ज इंटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फोर्स हो गया, माइनस चार्ज इंटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फोर्स हो गया। चार्ज को साइन के साथ लेते हो जो वेक्टर नहीं लिखना होता, तो दिस शुड बी द नेट फोर्स ऑन द डायपोल। एज E1 E2 आर डिफरेंट है ना, एज E1 E2 आर डिफरेंट, तो देयर इज सम फोर्स, कुछ फोर्स है डायपोल पे, बिकॉज़ E1 E2 आर डिफरेंट। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मैं Q कॉमन ले लूं so it should be E1 vector minus E2 vector, because डायपोल की थोड़ी लेंथ होती है और थोड़ी लेंथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई तो देयर विल बी सम फोर्स ऑन द डायपोल। ठीक है, अब ये जो लेंथ थी डायपोल की ये L थी, मैं इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा QL into E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर अपॉन L, ये एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे। एंड व्हाट इज दिस E1 माइनस E2, ये है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा चेंज है, ये है डायपोल की दोनों एंड पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज, डायपोल की लेंथ में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हुआ, ये क्या है P। तो एक्सप्रेशन बन रहा है मेरे पास P इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइड बाय लेंथ है, तो लेंथ को अपन बोल सकते हैं डेल्टा, क्या बोले डेल्टा या एल लिख देता हूँ फिलहाल में जो बहुत स्मॉल है, एल लिख देता हूँ जो बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है मेरे पास, अभी एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना।
P डायपोल मोमेंट है, डेल्टा ई वेक्टर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और बहुत छोटी सी लेंथ में चेंज है ये बहुत पास के दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है। और किस डायरेक्शन में ये दो पॉइंट लेना है आपको, ये एल की डायरेक्शन में, डायपोल के वेक्टर की डायरेक्शन में। So this is electric field change in the direction of L vector divided by L vector's magnitude. ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, एक वेरिएबल का चेंज अपॉन डी, वो जो भी जैसे y का x के साथ चेंज अपन लिखते हैं dy और डिवाइड बाय dx करते तो इसे डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। डिवाइड बाय dx का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड बाय dx, और y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y डिपेंड करता है x पे, तो मैं x को चेंज करने से y का चेंज जो है वो देख रहा हूँ और उनको डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये वैसा ही नहीं है कि भाई छोटी सी पोजीशन का चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज है और पोजीशन के चेंज को डिवाइड कर रहा है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएशन, समझो अच्छे से। दिस L was change in position, this is change in position, and this dE vector delta E vector is change in electric field. So this expression is like electric field's rate of change in the direction of L vector. तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास मिल रहा है P into rate of change of electric field vector in direction of P vector. P vector की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज। बार पूछ रहा है डेल्टा एल लिख सकता हूँ क्या, नहीं बेटा, वो एल ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज किसी चीज का, और डायपोल की लेंथ यहाँ पे एल है। अगर मैं ये जो डायरेक्शन है, डायपोल जिस डायरेक्शन में रखा है, मान लो वो एक्स एक्सिस है, मान लो वो एक्स एक्सिस है, डायपोल मान लो एक्स एक्सिस की तरफ रखा है, तो फिर आप बोल सकते हो दिस एल को डेल्टा एक्स या डी एक्स, है ना, तब उसे डी एक्स बोलना चल जाएगा। अगर डायपोल एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है तब मैं बोल सकता हूँ इसको डीई वेक्टर बाय डीएक्स। अगर ये सिचुएशन मैंने मान ली, जो मैंने एक डायग्राम बनाया उस सिचुएशन में आ जाएगा डायपोल मोमेंट इनटू डी ऑफ ई वेक्टर बाय डीएक्स इफ डायपोल इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इफ पी वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मेरे पास डाउट आ रहा है लेंथ छोटी क्यों ली, डायपोल की लेंथ ही छोटी होती है। हम नॉर्मल जो प्रैक्टिकल जो डायपोल हमें मिलते हैं वो छोटे डायपोल होते हैं, इसलिए मैंने लेंथ को छोटा लिया। मैं शॉर्ट डायपोल की बातें कर रहा हूँ सारी। चलो, कशिश क्लियर? यस, वेरी गुड, है ना। ओके, तो देखो फोर्स का एक्सप्रेशन अब क्या आ गया, ये आ गया P इंटू डी वेक्टर बाय डी एक्स। लेकिन ये कब लिखेंगे, जब P इज अलोंग एक्स एक्सिस, जब डायपोल एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हो। तो डायपोल मान लो तीनों एक्सिस के अलोंग रखा है, एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में है, तब क्या करेंगे, तब डायपोल की कंपोनेंट ले सकते हैं अपन, है ना। इफ P वेक्टर इज हैविंग component px, py, pz in x, y, z डायरेक्शन। अगर डायपोल मोमेंट के भी तीनों कंपोनेंट है तो क्या कर देंगे, देन फोर्स वेक्टर शुड बी px into de वेक्टर by dx plus py into de वेक्टर by dy plus pz into de वेक्टर by dz। ये क्या लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है कि डायपोल के x कंपोनेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस y कंपोनेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस z कंपोनेंट पे कितना फोर्स लग रहा है। एक तरह से मैंने डायपोल के तीनों कंपोनेंट पे लगने वाले फोर्स का वेक्टर एडिशन कर दिया है। दिस इज फोर्स वेक्टर ऑन द x कंपोनेंट ऑफ डायपोल, this is force vector on the y component of dipole, this is force vector on the z component of dipole। तो डायपोल पे लगने वाला टोटल फोर्स उनके तीनों कंपोनेंट पे लगने वाले फोर्स का एडिशन कर दिया है। एंड नाउ बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंडेंट है, तो मुझे मैथमेटिकली सही लिखने के लिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन लगाना चाहिए, वरना मैथ्स वाले टीचर अगर कोई देखेंगे ना ऐसा लिखा हुआ तो बोलेंगे यार तुम्हें उल्टा सीधा पढ़ा दिया, ठीक है। मतलब ये मैथमेटिकली रॉन्ग था लिखना, मैंने जो डी लगा दिया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन लगाना चाहिए कोई वेरिएबल अगर मल्टीपल
चीजों पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ई एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड है, तो वी शुड यूज साइन ऑफ दिस, ये वाला साइन यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये चीज समझ में आ रही है क्या? एक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पे फोर्स जो लगता है इट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो डायपोल अगर एक्स में है तो इतना फोर्स, वाई में तो इतना, जेड में तो इतना, और तीनों पे लग रहा है तो ये सम आ जाएगा। समझो अच्छे से। फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, क्या ये एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ रहा है? मैं कैसे लेके आ गया, एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा है? हमने पहले डायपोल को किसी रैंडम डायरेक्शन में रखा, उससे फोर्स क्या होता है ये देखा, फिर मैंने देखा कि अरे यार डायपोल का ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब डायपोल अगर एक्स एक्सिस में है तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, फिर वाई और जेड में भी होगा तो फिर टोटल फोर्स को ऐसा लिख देंगे अपन। ठीक है, तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन ये याद होना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन देख कर, मतलब ये देख के डिफिकल्ट लगता है, तो उसे वर्ड्स में याद रखो। वर्ड्स में कैसे याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है, एफ नेट होता है डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ये अच्छा एक्सप्रेशन है याद रखने के लिए। कभी भी डायपोल पे कोई फोर्स पूछे तो कैसे निकाल देंगे, एफ नेट इक्वल टू डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। क्या ये अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो सर, ऐसा इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में भी था। हाँ, वहां पर आपने रिलेशन इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, तो वहां पर ऐसे लिखते कुछ है ना, पर वहां पे क्या होता है कि इधर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन चलता है और पोटेंशियल वहां स्केलर होता है। यहाँ देखो ये वेक्टर है, ये देखो मैंने ई वेक्टर लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा यहाँ फर्क है, दिस इज ई वेक्टर, थोड़ा सा यहाँ फर्क है। यस, चलो तो ये अपन ने पढ़ लिया डायपोल पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स। तो जल्दी से एक क्वेश्चन करते, ये सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करूं, दो आपको सब नोट वोट हो गया? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लो। देयर इज एन इनफाइनाइट रॉड, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा की, और इसके सामने जाकर हमने इस रॉड से आर डिस्टेंस पे जाके हमने यहाँ पे डायपोल रख दिया, एक छोटा सा डायपोल रख दिया जिसका डायपोल मोमेंट पी। तो बताओ इस डायपोल पे रॉड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, बताओ। फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू रॉड, बताओ। फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू रॉड, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, करो। चलो जवाब आ रहा है मेरे पास। आयुष गलत लग रहा है मुझे जवाब। चलो काफी बच्चों का सही दिख रहा है। कैसे निकालते हैं, जस्ट मैंने बोला था ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो, डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायपोल, डायपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज। डायपोल की डायरेक्शन क्या है, आर के अलाउंग। तो आपको इस पे फोर्स लिखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए P इंटू DE बाई DR, अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, और E वेक्टर लगा देना अगर आपको डायरेक्शन के साथ चाहिए तो। ठीक है, फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो मैं लिख दूंगा। अब हमें ये अच्छी चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के फंक्शन में पता है, इस रॉड की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो आर के फंक्शन में पता है।
तो मुझे डी बाय डी आर निकालना आसान काम हो जाएगा, है ना। नहीं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी होती तो फिर बहुत दिक्कत आती फिर तो हमको, क्योंकि आर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और ये बहुत अजीब हो जाता। तो अभी ये चीज अच्छी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर पे डिपेंडेंट है और मुझे डी बाय डी आर ही करना है बस। अब तो क्या करना है, बस डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएट कर दो। तो 2k लैम्डा 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r² होता है, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और r² नीचे, तो ये आ गया। माइनस साइन का कुछ सिग्निफिकेंस बता सकते हो, माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन का फिजिक्स के हिसाब से अपन क्या समझ सकते हैं? सर क्योंकि नेगेटिव चार्ज शायद पास है इसलिए। बहुत बढ़िया। तो नेट फोर्स इस पे आने वाला है पीछे की तरफ, क्यों आ रहा है? आर के अपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस साइन आया। क्यों आ रहा है पीछे? क्योंकि माइनस चार्ज क्लोज है, वहां फोर्स ज्यादा होगा, प्लस चार्ज दूर है, वहां फोर्स कम होगा, सिंपल सी बात। वेरी गुड। तो ये निकाला अपन ने फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सप्रेशन भी समझो क्या है, इसको कैसे याद रखना ये भी बताया मैंने, और अपन ने इस पे क्वेश्चन भी देखा, ठीक है। अब कई बार हमसे इस पे टॉर्क पूछ लेते हैं, कई बार हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं, तो क्या करें? तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का तो काम आसान है। देखो टॉर्क तो हमेशा क्या कर देंगे, जो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वो लिख के अपन टॉर्क बता देंगे, क्योंकि हमसे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क पूछा जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए हम एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं और एवरेज सेंटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो सिंपली P क्रॉस E कर देना। पोटेंशियल एनर्जी भी -P.E ले लेना, बस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट के ले लेना। और डायपोल क्योंकि छोटा होता है तो कॉर्नर के लिखो या सेंटर के लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा चेंज नहीं होता, तो ये एक्सप्रेशन वही की वही यूज कर सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हाँ मीन नहीं लेना है कशिश, मतलब डायपोल की सेंटर पॉइंट जो है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाल देंगे अपन, और वो मतलब हमको वही देगी। जैसे यहाँ पे कोई पूछता कि डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो यही जवाब देते आप 2k लैम्डा बाय r, क्योंकि सेंटर और ये सब पॉइंट बहुत पास पास में है ना, तो देयर इज नो चेंज इन r। बेसिकली डायपोल के एंड पॉइंट के बीच में r का कोई ज्यादा चेंज नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के भी चल जाएगा काम, ठीक है। चलो तो ये अपन ने पढ़ा डायपोल पे लगने वाला फोर्स, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज बचती है डायपोल में पढ़ने की, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट चीज लिखिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सर ये सारे फोर्सेस सर केमिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं सर? ये केमिस्ट्री में पढ़ाया था ये? सर ये नहीं सर, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है सर। सर आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था सर ये। अच्छा वर्ड सुना होगा, फिजिक्स में और Yes, केमिस्ट्री में sir. थोड़ा फर्क है देखना। चलो अब बताओ, मेरे पास एक डायपोल रखा हुआ है यहाँ, लेट्स से डायपोल मोमेंट P1 है, और एक और डायपोल रखा है इससे कुछ डिस्टेंस पे, उसका डायपोल मोमेंट P2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। क्या इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा? क्या इनके बीच में फोर्स होगा? यस बिल्कुल सही होगा, होना चाहिए, बिकॉज इस डायपोल की वजह से यहाँ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो कितनी होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। एक डायपोल की वजह से उसकी एक्सल पोजीशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2kp/r3, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और तो ये डायपोल वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स लिखना तुमने अभी पढ़ा, अब लिख सकते हो। तो फोर्स होना चाहिए P2 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो d/dr करो इंटू P2 करो। बताओ r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट शुड बी -3r⁻⁴। तो फोर्स आ जाएगा -2k P1 P2, वो 3 आके यहाँ 6 हो जाएगा बाय r⁴। समझ में आ रहा है? इस डायपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखता है तो उससे फोर्स लगता है, तो फोर्स कितना लगता है वो निकाल दिया अपन ने, P डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो दो डायपोल अगर इस तरह से रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना अपन ने निकाल दिया। कोई पूछे टॉर्क कितना लगेगा तो बता सकते हो कि टॉर्क, जल्दी से बोलो इस पे टॉर्क क्या लगेगा?
कोई मुझे बता सकता है टॉर्क कितना लगेगा इस पे? 0। यस, P1 P2 by R। अरे 0। अच्छा हाँ सर, 0 भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है ना डायपोल, टॉर्क 0। पी और ई पैरेलल है, टॉर्क 0। ठीक है, चलो टॉर्क 0। पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा 2k p1 p2 बाय r क्यूब, सिंपल है ना। चलो, तो ये अपन ने निकाला इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अच्छा, इसकी वजह से उस पर फोर्स पूछे तो फोर्स तो न्यूटन सेकंड लॉ से, सॉरी थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन वाला होता है, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स आएगा उतना ही फोर्स उस पर आ जाएगा, है ना। टॉर्क भी पूछ सकते हैं, इसकी वजह से वहां का टॉर्क पूछ सकते हैं, तो अगेन वो भी 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने दो डायपोल को एकदम एक्सिस के अलोंग रखा, तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स वगैरह क्या है ये सब देखा। अब अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरह से रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरह से रखते हैं। मान लो एक डायपोल तो इस तरह से रखा हुआ है P1, और दूसरा डायपोल r डिस्टेंस पे जाके इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है लाइक दिस P2। अब बताओ क्या फोर्स लिख सकते हो? बताओ। पार्थ बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी। P1 की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तुम्हें पता है किस डायरेक्शन में होती है और कितनी होती है। P1 की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, you know that it has a magnitude of 2k P1 by r cube and its direction is as shown। तो बताओ, अब बताओ P2 पे फोर्स लिख सकते हो क्या? आंसर इज यस, फोर्स तो लिख सकते हैं बट नॉट इन डायरेक्ट वे। दिक्कत यह है कि P2 की जो डायरेक्शन है वो देखो, वो डायरेक्शन ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस r पे डिपेंडेंट दिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच की डिस्टेंस r पे डिपेंडेंट है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल में लिख नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डायपोल की डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करना है, तो इस डायरेक्शन की कोई वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हें दिख रहा है ये, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन r और P2 की डायरेक्शन r के परपेंडिकुलर है, तो P2 की डायरेक्शन में E का रेट ऑफ चेंज मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, है ना। चलो, तो लेकिन 0 नहीं होगा। रीजन बीइंग, देखो यहाँ P2 के प्लस और नेगेटिव चार्ज पे देखोगे तो थोड़े से सेपरेशन पर है। उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो एंगल पे आ जाएगी, एंड ड्यू टू दैट एंगल, उस एंगल की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा प्लस चार्ज पे वो कुछ ऐसा लगेगा, माइनस पे टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ऐसा लगेगा, टूवर्ड्स चार्ज ऐसा कुछ लगेगा फोर्स। तो एक पे फोर्स ऐसा, एक पे फोर्स ऐसा, देखो इनका रिजल्टेंट आ रहा है। अब देख रहे हो, इस डायपोल की वजह से इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी एंगल पे आ जाएगी, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंगल पे होगी, सिमेट्री से एंगल सेम आएंगे, और इस ये नेगेटिव पे फोर्स अट्रैक्शन का, पॉजिटिव पे रिपल्शन का, तो ऐसे फोर्स आएंगे। और इनका देखो ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है, देखो नेट फोर्स आ रहा है, समझ में आ रहा है? नेट फोर्स आ रहा है, तो फोर्स 0 तो नहीं है ना। डायपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज 0 नहीं है, कुछ चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ आई गो फ्रॉम हियर टू हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। दिक्कत ये हो रही है कि मैं उस पे लिख नहीं पा रहा, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है ना, इसकी वजह से उस पे फोर्स नहीं निकाल पा रहे, तो उसकी वजह से इस पे निकाल दो ना। उस डायपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आपको आता है, बोलो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो क्या?
इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो क्या? बताओ कितनी होगी? इट शुड बी Kp2 by r cube. And now this electric field is dependent on r, which is in the direction of P1. P1 की डायरेक्शन में आ रहा है देखो, तो अब आप फोर्स लिख सकते हो। अब आप फोर्स लिख सकते हो, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए, इस डायपोल पे जो लगने वाला फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए डायपोल मोमेंट P1 इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ P1। तो मैं यहाँ dr अगर लिखूंगा, अब ध्यान से देखना, अगर मैं dr लिखूंगा तो dr का मतलब होता है r का चेंज। dr का चेंज मैं अगर इस डायरेक्शन में कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे तो dr का चेंज उस डायरेक्शन में चाहिए, P1 की डायरेक्शन में dr का चेंज चाहिए, तो P1 की डायरेक्शन में dr का चेंज शुड बी नेगेटिव। तो समझो मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना चाहिए था, क्योंकि इस डायपोल की डायरेक्शन में r से उल्टा जा रहे हो आप, r की डायरेक्शन इधर है और आप जा रहे हो उधर, तो आपको यहाँ माइनस साइन लगाना चाहिए। तो माइनस समझ में आ रहा है? चलो माइनस समझ में आ रहा है? नहीं, फिर से सुन लो, P1 की डायरेक्शन इस तरफ है एंड r वेक्टर इधर है। P1 इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ r, P1 r के अपोजिट है, बिकॉज P1 एंड r अपोजिट है, तो P1 की डायरेक्शन में जाने पे r विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस साइन चाहिए मुझे। ठीक है, तो माइनस साइन क्यों चाहिए? क्लियर? पास? यस, वेरी गुड। चलो सबको क्लियर है अगर ये, तो बस अब अपना फोर्स हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा मुझे, तो माइनस P1 इंटू डी बाई डी आर। अब उसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपको पता है कितनी है, इट इज Kp2 अपॉन आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करके मैं लिख देता हूँ, इट विल बी -3 बाय r की पावर 4। बस ये -3 आगे लेके आ जाओ, तो टोटल हो गया हमारे पास ये 3Kp1P2 बाय r की पावर 4, ये आ गया फोर्स। और वेक्टर फोर्स लिखना होता तो यहाँ भी वेक्टर लिख देते, अगर आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ भी वेक्टर लिख देते, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म के लिए यहाँ पे E का यूनिट वेक्टर लगा देते। E का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो भी है, मान लो इधर x एक्सिस उधर y एक्सिस था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड -y में थी, तो माइनस जे कैप लगा सकते हो यहाँ। तो ये फोर्स समझ में आ रहा है कि माइनस जे कैप में आ रहा है। इस डायपोल पे फोर्स नीचे आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होने की वजह से। इस पे फोर्स आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर आएगा। बोलो क्या ये समझ में आ रहा है अच्छे से? ड्यू टू दैट डायपोल P2 हम P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएट करके फोर्स लिख पाए। नाउ ऑन द P1 फोर्स इज नेगेटिव y डायरेक्टेड, नेगेटिव y में डायरेक्टेड है ये, तो ऑन द P1 ऑन द P2 इट शुड बी ऑन द पॉजिटिव y, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है इसलिए। चलो देखो सब अच्छे से, कहीं कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछो। क्या सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है हमको? मुझे इन दोनों डायपोल के बीच का फोर्स लिखना था, है ना? तो फोर्स लिखने के लिए मैंने चेक करा कि मैं P1 की इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लिख रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और उसमें जो वेरिएबल है वो सेकंड डायपोल की डायरेक्शन में नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज मैं इस डायरेक्शन में नहीं लिख पा रहा था, तो मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने उल्टा करा, मैंने इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकाल लिया, उस डायपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जानता हूँ वो r डिपेंडेंट है एंड दिस डायपोल इज इन अलोंग r डायरेक्शन, तो मैं d बाई डी आर इंटू P1 करके फोर्स लिख सकता हूँ। नाउ डायपोल P1 की डायरेक्शन वो मैं अगर जाऊंगा तो r विल डिक्रीज, तो r यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ माइनस साइन लगाना चाहिए था। वो माइनस लगाने की वजह से जो फोर्स आ गया नेट में वो माइनस जे कैप में आ गया। फोर्स इस पे नीचे की तरफ है तो उस पे ऊपर होना चाहिए था, जैसा अपन ने डिस्कस पहले भी करा था, उस पे फोर्स ऊपर आ रहा है। चलो क्या ये अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? देखो ऋत्विक को तो क्लियर हो रहा है, वेरी गुड ऋत्विक। बाकी बच्चे भी बताइए। अमित, सानिध्य को क्लियर है, वेरी गुड सानिध्य। बात को क्लियर है, समर्थ को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का दूसरा केस जो होता है थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ना? इसमें फोर्स निकाला अपन ने, टॉर्क भी फटाफट निकाल लेते हैं ना, टॉर्क में क्यों छोड़े अपन टॉर्क को? बताओ
P2 पे टॉर्क बता सकते हो कितना होगा? P2 पे टॉर्क बता सकते हो कितना होगा? टॉर्क कैसे निकालते थे? P क्रॉस E। बताओ P2 पे टॉर्क कितना होगा? ऑन दिस डायपोल P ऊपर E इधर, तो P क्रॉस E आएगा ऐसा, ये होगा टॉर्क ऑन P2 और मैग्नीट्यूड कितना होगा इस टॉर्क का? P क्रॉस E है ना, 90 डिग्री एंगल है तो आ जाएगा 2K P1 P2 बाय R2, यह आ जाएगा टॉर्क P क्रॉस E, ठीक है, P इंटू E। अब P1 पे देखो जरा, ऑब्जर्व टॉर्क ऑन P1। P1 की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो P क्रॉस E इस पे भी अंदर की तरफ आ रहा है। आप देखो यहाँ पे P क्रॉस E इस पे भी अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी P क्रॉस E की डायरेक्शन देखो ये आ रही है, दिस इज टॉर्क ऑन P1। कितना होगा टॉर्क? मैग्नीट्यूड लिखो उसका, तो होगा P1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में वो? K P1 P2 अपॉन R3। सही लिखा है देखो मैंने दोनों पे, इस पे टॉर्क और उस पे टॉर्क। दिख नहीं रहा उसको, शायद नीचे लिख देता हूं मैं। यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, टॉर्क ऑन P1 वो हो जाएगा डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट शुड बी K P2 बाय P1 P2 बाय R3। क्या टॉर्क चीज दिख रही है? टॉर्क देखो अच्छे से, कोई इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है? यस, वेरी गुड। सेम डायरेक्शन है, दूसरी चीज हाफ हो गया, डायरेक्शन सेम है, दूसरी चीज हाफ हो गया, है ना। तो सिस्टम इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। फोर्स लग रहा था तो इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकता मैं तो, है ना। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों डायपोल घूमेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो टॉर्क दोनों पे जीरो आ गया था, पर वहां नहीं जीरो आया, तो वो डायपोल चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, दोनों घूमेंगे और दोनों अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। ये होना चाहेगा सिस्टम, ठीक है। फोर्स भी लग रहा है सिस्टम पे, इससे फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये नीचे भी डिस्प्लेस होगा, है ना, ये नीचे डिस्प्लेस होगा, वो ऊपर डिस्प्लेस होगा, ये दोनों घूमेंगे, तो दे बोथ विल ट्राई टू रोटेट। और देखो इस पे टॉर्क कम है, उस पे टॉर्क ज्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा और इसके रिलेटिव वो सीधा होने की कोशिश करेगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ये कम एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट होगा, इस पे टॉर्क कम है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ये एक डायपोल ये धीरे धीरे रोटेट होगा और वो तेजी से रोटेट होगा, तो जल्दी से रोटेट होकर इसकी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन समझा, ये बहुत डेप्थ में चले गए अपन, इतना डेप्थ में पूछता नहीं है कोई ज्यादातर, ठीक है। थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे लोग जनरली क्वेश्चन बनाते हैं इस पे, तो इतना डेप्थ में भी जनरली पूछते नहीं है, यहाँ तक समझना मोर देन सफिशिएंट है इन द पॉइंट ऑफ आईआईटी एडवांस, ठीक है। चलो, तो अपना डायपोल कंप्लीट। अब आप पूरा बिगिनर बॉक्स कंप्लीट करो, बिगिनर बॉक्स जल्दी से कर लो, मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन है वो जल्दी से कर लो, थोड़े से दिन में आपको मैं रेज भी सेंड कर दूंगा 1-2 दिन में, और आपको फिर असाइनमेंट भी मिलेगा डायपोल पे, है ना। तो ये सब चीजें आने वाली है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। पोटेंशियल का जो असाइनमेंट है वो जल्दी से कंप्लीट कर लो, उसमें कोई डाउट हो, बिगिनर बॉक्सेस अभी तक कोई डाउट हो तो डीसीएस में तैयार रहना है, या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, है ना। चलो, आज का होमवर्क BB5 तक तो पिछला था यार, BB5 तो पहले हो चुका था अपना, ठीक है। BB5 अगर पहले करी नहीं तो गलत करा है, हम कंप्लीट कर लेना था पोटेंशियल के साथ ही। अब आपका होमवर्क है BB6, डायपोल पे बेस्ड BB6 से वो करना है, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा मैंने आपका 5-1 मिनट ज्यादा ले लिए।